हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन को डिटेल में समझेंगे एकदम बारीकी से, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, हम लोग इसको इस ढंग से रखने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आए और ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक भी संभव हो दोस्तों, यारों इत्यादि को जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं निदान करना। आप निदान कैसे करते हैं किसी चीज़ का? निदान करना का मतलब होता है उसके कारण का पता लगाना। ठीक बात है। निदान करने का मतलब होता है उसके कारण का पता लगाना। जैसे कोई भी कारण हो सकता है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आपका कारण का पता लगाया जाता है जांच वगैरह करके। ठीक बात है। उसी तरह बालक अगर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए उसके कारण को पता करेंगे कि आखिरकार बालक इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। या बालक में दिक्कत है, टीचर में प्रॉब्लम है, पढ़ाने का तरीका में प्रॉब्लम है, चाहे समय में प्रॉब्लम है, चाहे सिलेबस का जो है लेवल अलग है। ये तमाम चीज़ें हो सकती है, तो ये कारण है, ध्यान रखना है। निदानात्मक मतलब कारण का पता लगाना, निदानात्मक शिक्षण, ये ध्यान रखना है, जिसे हम लोग डायग्नोस्टिक जो है टीचिंग कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर दूसरा उपचार। उपचार आप कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का? जब आपको पता चल जाता है कि कारण क्या है। जैसे आपका क्या हो गया, आप बीमार हैं, ठीक है, आपने जांच करवाया अपने आप को, तो जो कारण पता चला, जैसे कोई आपको बुखार है, ठीक है, मलेरिया है हो गया, तो क्या हुआ, आपको जो है डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो निदान कर लिया, कारण को जांच लिया, तो उपचार करेगा, उस अकॉर्डिंग आपको वो दवाई देगा। तो उसी तरह बालक में है। जब आप क्या करते हैं, बालकों को देखते हैं कि बालक इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो जब इन समस्याओं से बालक जूझ रहा है तो क्या होगा, जो है टीचर क्या करेगा, जब कारण का पता लगा लिया कि नहीं ये सिलेबस हार्ड है, चाहे पढ़ाने का तरीका अलग है, ये तमाम चीज़ें, तो वो क्या करेगा, अपने तरीका में चेंजेज लाएगा, पढ़ाने का अलग तरीका का उपयोग करेगा, या फिर करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, समय ज़्यादा देगा। तो ये उपचार है। तो ये दो तरीके हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। और तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या है, समझिए बातों को। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल्य का आंकना, यानी कि जो आपने निदान किया फिर उपचार किया, तो आप बालक को सिखा रहे हैं चीज़ों को, तो बालक उन समस्याओं को, उन प्रश्नों को, उन विषयों को समझ लिया है। जब उन तमाम चीज़ों को बालक समझ लेता है तो क्या होता है, फिर वो क्या करता है, उसे उसे मूल्यांकन करता है एक शिक्षक। मूल्यांकन कैसे करेगा, उसको जांचेगा कि बालक किस स्तर तक चीज़ों को सीखा है, कहाँ तक समझ पाया है, ये ध्यान रखना है। और मूल्यांकन में भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, खास करके सीसीई का। सीसीई को डिटेल में मैंने पेडागोजी, ये कह सकते हैं सीडीपी वाला सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला में पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया हूँ। और सीडीपी का वीडियो अपलोड है, आप सभी लोग देख लीजिएगा जिनको भी देखना होगा। तो सीसीई और एचपीसी जो है आपको के माध्यम से मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। सीसीई का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। आइए अब विस्तृत रूप से हम समझे, उदाहरण, अवधारणा, वन लाइनर, एमसीक्यू, तमाम सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। आइए समझे निदानात्मक शिक्षण क्या है। निदानात्मक शिक्षण, जिसे हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, का जो है उद्देश्य यह पता लगाना है कि विद्यार्थी को किस अवधारणा में कहाँ और किस प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही है। तो सीधा सीधी हम ये कह सकते हैं, अभी ऊपर हमने बताया कि निदानात्मक का मतलब ही है कि कहाँ बालक को सीखने में दिक्कत आ रही है, उसका पता लगाना। सरल शब्दों में समस्या पहचानना, कारण पता लगना और उपयुक्त सहायता देना। आइए समझे उदाहरण से। बालक क्या करता है, 3/4 प्लस 1/2 को जोड़ता है और लिख देता है 4/6। शिक्षक केवल यह नहीं देखेगा कि उत्तर गलत है, वह जांच करेगा कि बालक जो है अंश हर को नहीं समझता
ये जांचेगा कि अंश हर को समझ रहा है या नहीं, सामान्य हर बनाता है या नहीं, एलसीएम निकालता है कि नहीं, नीचे का जो है भिन्न की अवधारणाओं को समझ रहा है कि नहीं, केवल गणना जो में गलती कर रहा है। ये तमाम चीज़ों को देखेगा टीचर कि कहाँ पर उसे दिक्कत आ रही है। तो यही जो दिक्कत आ रही है, तो ये आपको जो है यहाँ पर निदानात्मक दृष्टिकोण है, दिक्कत को देखना। निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि जो आप बालक को जांच रहे हैं कारणों का, तो आप कैसे जांचिएगा? यह मूल्यांकन मुख्यतः सीखने में कठिनाइयां और उनके कारणों को पहचानने के लिए किया जाता है कि बालक को सीखने में क्या दिक्कत आ रही है। मुख्य इसका उद्देश्य है निदानात्मक मूल्यांकन का विद्यार्थी की कठिनाई को पहचानना, कठिनाई के कारण को जानना कि क्यों इसे प्रॉब्लम आ रही है, पूर्व ज्ञान की जांच कि बालक पहले से क्या चीज़ें जान रहा है, अधिगम अंतराल का पता करना यानी लर्निंग गैप का उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाना, इसका उद्देश्य है निदानात्मक मूल्यांकन का। डायग्नोस्टिक यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिए, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो है ये उद्देश्य है। उदाहरण में समझिए, यदि बालक 47 + 28 215 लिखता है तो शिक्षक जांच सकता है कि 47 + 28 इकाई अंक के स्थान को समझ रहा है या नहीं, दहाई अंक को समझ रहा है कि नहीं, कैरी वाला सिस्टम जोड़ जो हासिल लेते हैं वो समझ रहा है कि नहीं, प्लेस वैल्यू को समझ रहा है कि नहीं, इकाई दहाई इत्यादि तमाम चीज़ों को। तो ये क्या है, ये तरीका है बालक को जांचने का कि बालक को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब आता है निदानात्मक परीक्षण की विशेषता। यह इसकी विशेषता क्या है, तो यह सामान्य परीक्षा से अलग होता है। सामान्य परीक्षा में उपलब्धि मापी जाती है, लेकिन निदानात्मक में आप क्या कर रहे हैं, बालक में जो कठिनाइयाँ आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, उसे परेशानियाँ, उसकी जांच करते हैं। सामान्य परीक्षण में परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन निदानात्मक में प्रक्रिया कि वह बालक कैसे चीज़ों को कर रहा है और कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। सामान्य मूल्यांकन में अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन निदानात्मक में कमजोरी का विश्लेषण का महत्व महत्वपूर्ण है। और सामान्य जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक हो सकता है, लेकिन जो निदानात्मक है वो विशिष्ट कौशल पर केंद्रित होता है कि क्या चीज़ें आपको जांचनी है। ये क्या है, सामान्य मूल्यांकन आगे की सहायता सीमित होती है और उपचारात्मक जो है शिक्षण क्या होता है, सहायता होता है, इसमें आधारशिला होती है सहायता। याद रखें, डायग्नोस्टिक जो है डिफ़िकल्टी का पहचान है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है। जब हमने निदानात्मक क्लियर कर लिया है, आपसे क्वेश्चन बनता है कि निदानात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण से पहले आएगा या बाद में। तो जांच की प्रक्रिया पहले होती है, निदान की तो वो पहले आएगा और उपचारात्मक बाद में दर दवाई दिया जाएगा आपको। तो उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग, इसे समझेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन से जब विद्यार्थी किसी समस्या का पता, विद्यार्थी क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन से जब विद्यार्थी की समस्या का पता चल जाती है, यानी कि बालक को सीखने में कहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही है इसकी पता चल जाती है, तब क्या होता है, उस समस्या को दूर करने के लिए विशेष योजनाबद्ध शिक्षण किया जाता है, यानी अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे बालकों को, तो उसे ही हम लोग कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। पूरा चक्र समझिए, पूर्व ज्ञान, शिक्षण, मूल्यांकन, कठिनाई की पहचान, निदान, फिर उपचारात्मक शिक्षण और फिर पुनर्मूल्यांकन, यानी कि फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर 2 बार मूल्यांकन आपको नजर आ रहा है। पहले के ज्ञान को जांचा गया शिक्षक के द्वारा, मूल्यांकन यहाँ पर हुआ, ठीक बात है। तो मूल्यांकन हुआ किसके माध्यम से, उपचारात्मक जो है मूल्यांकन के माध्यम से यहाँ पर मूल्यांकन हुआ। तो मूल्यांकन से हमें पता चला कि बालकों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है। तो जब वो कठिनाइयों को देखा गया तो उससे निदान किया गया, उसका दर दवाई दिया गया, टीचिंग मेथड अलग अपनाए गए। यहाँ पर क्या किया, निदान किया गया, निदान किया गया, ध्यान रखना, कारणों को पहचाना गया
और फिर उपचारात्मक शिक्षण किया गया, फिर पुनः मूल्यांकन किया गया कि अब चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं। तो ये बात है, याद रखें, पहचान, कारण, उपचार और पुनः जांच। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। जैसे हमने देखा निदानात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य थे, उसी तरह उपचारात्मक शिक्षण के भी उद्देश्य हम देखते हैं। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य विद्यार्थी को दंड देना, अलग करना नहीं है, बल्कि सीखने के कठिनाई को दूर करके सीखने सक्षम बनाना है। क्या हो रहा था कि निदानात्मक शिक्षण में हम लोग क्या कर रहे थे, बालकों की कठिनाइयों को पहचान रहे थे। जब हमने कठिनाइयों को पहचान लिया तो हमने क्या किया, रिमेडियल टीचिंग करवाया, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण में हमने जो है बालकों को कठिनाइयों को दूर करके सीखने में सक्षम बनाया। तो ये चीज़ें हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, मूलभूत अवधारणाएं स्पष्ट करना, गलत अवधारणाएं दूर करना जो दिक्कत आ रही थी बालकों में, सीखने की गति में सहायता करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, लर्निंग गैप्स कम करना, आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहायता देना इत्यादि शामिल है। अब देखते हैं आगे गणित में उपचारात्मक शिक्षण के उदाहरण को समझेंगे कि गणित में जो है उपचारात्मक शिक्षण कैसे होती है। आइए देखें, उदाहरण में बात करें तो स्थान और मूल्य। बच्चा 305 को 35 समझता है। शिक्षक क्या कर सकता है यहाँ पर, शिक्षक क्या कर सकता है, जैसे कि 305 को वो 35 समझ रहा है, तो 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, 0 जो है दहाई के स्थान पर है और 5 यहाँ पर इकाई के स्थान पर है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। अब समझिए बातों को। यहाँ पे अगर हम इसे निदानात्मक रूप से लें तो क्या कह सकते हैं, प्रयोग क्या एक शिक्षक करवा सकता है। अब एक स्थान मूल्य चार्ट वस्तुओं की सहायता से चीज़ों को समझाएगा कि ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो ये 305 हो गया ना कि 35। तो ये चीज़ें हैं। उदाहरण वही 2 से गुना करना। केवल बार बार पहाड़ा याद करवाना पर्याप्त नहीं है, शिक्षक 4 समूह बनाए, ये ध्यान रखना है। और क्या किए, कुल 12, तो इस तरह से समझा सकते हैं। तो ये सब क्या है, टीचिंग का मेथड है, ये ध्यान रखना है। ये सब जो उदाहरण लिया गया है, जैसे यहाँ पर देखें भिन्न बताना है, जैसे 1/2 और जो है 1/4 में भ्रमित हो जाते हैं बालक। एक वस्तु को जो है 2 बराबर भागों में बांटकर समझाएं और एक वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटकर समझाएं। तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट पिक्चर और सिंबल। तो ये आपको जो है अगला टॉपिक ही है सिलेबस में, ये ध्यान रखना है। ELPS अप्रोच ये ध्यान रखना है, या 4 ब्लॉक अप्रोच जिसे मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा। अब आता है उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख विधियाँ, यानी कि आप बालकों को कैसे पढ़ाइएगा कि उसका उपचार हो जाएगा। तरीका क्या होंगे, पहला है व्यक्तिगत शिक्षण, जिसमें विद्यार्थी की विशेष कठिनाई के अनुसार सहायता दे देना। ये व्यक्तिगत परीक्षण है, यानी कि किसी स्पेशल बालक में कोई कमजोरी या खामियां आ रही है तो ये दूर किया जा सकता है। छोटे समूह में शिक्षण, अब क्या है, बड़े क्लास में चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है तो उसे छोटे समूह में बांटेंगे, समान कठिनाई वाले विद्यार्थी के समूह को बनाएंगे और उपचार करेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी खेल, वस्तु, कार्ड और पहेली के आधार पर ठोस सामग्री का प्रयोग, जैसे अबेकस, यहाँ पर काउंटर, डंडियाँ, आकृति, यानी कि जो क्या है कॉन्क्रीट रूप से हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। सहपाठी शिक्षण, यानी कि ग्रुप में लर्निंग करवाएंगे, पीयर ट्यूटोरियल, पीयर लर्निंग इत्यादि। अतिरिक्त अभ्यास, ये सब तरीका है उपचारात्मक शिक्षण का। तो अतिरिक्त अभ्यास करवाएंगे, लेकिन केवल प्रश्नों की संख्या बढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना है। पुनः मूल्यांकन करेंगे उपचार के बाद, यह देखना आवश्यक है कि कठिनाई बालकों में अभी भी दूर हुई है या नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर को समझ लेते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण समस्या को खोजता है कि बालक के अंदर कौन सी समस्या आ रही है। उपचारात्मक जो है समस्या को दूर करेगा। निदानात्मक कारण पहचानता है,
उपचारात्मक समाधान देगा। निदानात्मक मूल्यांकन का चरण है, लेकिन शिक्षण का चरण उपचारात्मक है। कमजोरी का पता लगाता है निदानात्मक, कमजोरी में सुधार करता है उपचारात्मक। आगे की योजना बनाना ये निदानात्मक है, योजना लागू करना उपचारात्मक है। बस इतनी सी बात है। निदानात्मक डॉक्टर समस्या को पहचानता है, उपचारात्मक डॉक्टर समाधान करता है। तो ये चीज़ है। अब आइए थोड़ा सा मूल्यांकन को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक में सिलेबस में मूल्यांकन भी थोड़ा सा जो है मेंशन किया गया है। तो आइए देखें। पहला अगर हम देखें सीसी की बात हो रही है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, सीसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला है सतत। सतत हम किसे कहेंगे? जो लगातार होते रहे, चीज़ें कंटिन्यूअस होते रहें, तो लगातार को ही सतत हम कहते हैं। तो सतत क्या होगा? यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? मूल्यांकन की। यानी कि जो जांचना बालकों को कि बालक ने कितना सीखा है, ये सालों भर अगर होते रहे तो इसे सतत कहेंगे। वही तो बात है, पूरे सेशन के दौरान ये चीज़ें होती रहती है। दूसरा है व्यापक। व्यापक हम किसे कहेंगे? जिसका क्षेत्र बड़ा हो, जिसका डायमेंशन बड़ा हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हो, तो उसे ही तो हम व्यापक कहेंगे। एक चीज़ को तो व्यापक कह नहीं सकते हैं। तो सतत एवं व्यापक, व्यापक का अर्थ है उसका जो है क्षेत्र बड़ा। तो क्षेत्र बड़ा कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके अलावे भी चीज़ें आएंगे कि बालक जो है अदर एक्टिविटी में कैसा है, खेल कूद हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तमाम चीज़ें। तो ये क्या आती है यहाँ पर? ये व्यापक आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ों की जांच की जाती है। सीसी में फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब है सीखने के प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन। जैसे क्या कर रहा है टीचर? आपको क्लास वर्क दे रहा है, होमवर्क दे रहा है, प्रश्नों को पूछ ले रहा है, तो ये लगातार ही तो हो रही सालों भर। तो ये है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब होता है व्यापकता। व्यापक की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी के विकास के विभिन्न पक्षों का आकलन, पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी भी यहाँ पर आके जाते हैं बालकों का। तो सीसीए के दो प्रमुख पक्ष हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। स्कॉलिस्ट यानी शैक्षिक पक्ष, ये अभी हमने बताया था आपको कि पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य चीज़ें भी की जा रही है, तो यही है शैक्षिक पक्ष, जिसमें कि गणित, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो पुस्तकें, विषय वस्तु आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, ये शैक्षिक पक्ष है। तो ये सीसी का पक्ष है, ध्यान रखना है। दूसरा है को स्कूलिस्ट यानी कि को कैरिकुलम वाला, यानी सह शैक्षिक पक्ष, यानी कि व्यापक पक्ष हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैक्षिक पक्ष भी शामिल है और सह शैक्षिक पक्ष भी शामिल हैं। जैसे कि सामाजिक कौशल बालक में कैसा है, सहयोग की भावना कैसा है, कार्य करने की आदत कैसा है, रचनात्मकता कैसा है, जीवन शैली कैसा है, तमाम चीज़ें शामिल है। अब बात करेंगे सीसी में मूल्यांकन कब होता है, तो केवल साल के अंत में ऐसा नहीं है, सीसी में सालों भर होते रहता है, तभी तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस और सतत कह रहे हैं। सीखने के प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। उदाहरण में गणित की कक्षा में शिक्षक क्या करेगा? मौखिक प्रश्न पूछ रहा है, गतिविधि करवा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट में सेम ही है मूल्यांकन की ये प्रक्रियाएं। कॉपी देखना, समूह कार्य करना, छोटा क्विज करवाना, फीडबैक देना, ये सभी मूल्यांकन का साधन हो सकता है। अब मूल्यांकन में सीसी में दो तरह के मूल्यांकन किए जाते हैं। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। ये ध्यान रखना है। तो ये दो तरह के यहाँ पर जो है असेसमेंट नज़र आ जाते हैं सीसी में। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जो फॉर्मल रूप से हो, यानी अधिगम के दौरान होते रहता है। उदाहरण में इसका उद्देश्य ये है कि ये आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी के दौरान ये मूल्यांकन हो रहा है। तो पढ़ाने के दौरान आपसे अगर शिक्षक ने प्रश्न पूछा, आपने नहीं बताया, तो शिक्षक क्या करेगा? उन प्रश्नों को सॉल्व करवा देगा। तो ये सीखने के दौरान हो रहा है और इसे हम लोग कहते हैं सीखने में सुधार करना। इसका उद्देश्य है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। उदाहरण में कक्षा गतिविधि, मौखिक प्रश्न, क्यूज, अवलोकन, वर्कशीट, एग्जिट टिकट इत्यादि। जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझ लिया
तो अब आता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि ये सबमिट वाला चीज़ है। यानी आप कह सकते हैं कि एक सेशन, एक सत्र के अंत में जो परीक्षाएं ली जाती है, जिसमें कि अंक या उपलब्धि आपको बताए जाते हैं, एक निश्चित अवधि के अंत में उपलब्धि का आकलन समेटिव असेसमेंट है। जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा इत्यादि। वो एग्जाम्पल में टर्म एग्जामिनेशन, वही वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक इत्यादि चीज़ें ठीक से सीधा समझेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके सुधार के लिए हो रहा है और समेटिव आपके उपलब्धि को जानने के लिए कि आपने कितना सीखा, उसको अंकों में व्यक्त कर दिया जा रहा है, ये समेटिव है। एचपीसी क्या है? एचपीसी भी आपको जो है यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, ये मूल्यांकन का ही प्रक्रिया कह सकते हैं इसे भी। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है आखिर? होलिस्टिक मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक मतलब होता है समग्र। समग्र, अब समग्र कहने का मतलब क्या? समग्र, समग्र के तहत आपके सभी पक्ष इसमें शामिल होंगे। एक कार्ड होगा जिसमें आपके सभी पक्ष शामिल होंगे, ये ध्यान रखना है। समग्र प्रगति कार्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला जो है 21वीं सदी का लेटेस्ट शिक्षा नीति, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा में विद्यार्थी के विकास को केवल अंकों से नहीं मापा जा सकता है, बल्कि समग्र रूप से देखने पर जोर दिया गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 कहता है कि बालक को हम केवल अंक के आधार पर जज नहीं करेंगे, उसके समग्र रूपों को हम देखेंगे। ध्यान रखना है, हो सकता है किसी बालक का जो है किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि है, किसी में कम रुचि है, तो ये चीज़ें हैं। एचपीसी में क्या होता है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में तमाम चीज़ें शामिल रहती है। बालक का ज्ञान कैसा है, उसका समझ कैसा है, उसके अंदर स्किल कैसा है, वह सामाजिक व्यवहार कैसा करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कैसी है, नए नए चीज़ों को कैसे करता है, संप्रेषण, अपने आप को वह कैसे व्यक्त कर पाता है, और जो है समग्र विकास, तमाम चीज़ें जो है होलिस्टिक जो है प्रोग्रेस कार्ड में शामिल किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। एचपीसी की विशेषता क्या है? तो एचपीसी की सीधा सीधी विशेषता है कि बच्चों को कितने अंक मिले, समग्र दृष्टि, ये जो है पुराना दृष्टिकोण है। ये एचपीसी की विशेषता नहीं है कि बालक को अब अंकों के आधार पर हम आंक रहे हैं कि वो कितना जो है तेज है, कितना सही है, कितना गलत है, ये तमाम चीज़ें। अब जो है नया दृष्टिकोण ये कहता है एचपीसी में, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में, समग्र दृष्टिकोण में, कि बच्चा ने क्या सीखा, कैसे सीखा, किन क्षेत्रों में प्रगति की, ये तमाम चीज़ें देखा जाता है। होलिस्टिक में सभी क्षेत्र आ गए, चाहे आपका पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका जो है रचनात्मकता हो, कम्युनिकेशन हो, स्किल हो, संप्रेषण हो, तमाम चीज़ें नज़र आती है। तो ये है। अब थोड़ा सा हम एचपीसी की विशेषता को देख लेंगे। विशेषता उसी से रिलेटेड रहेगा जब हम एचपीसी को जान पाए कि एचपीसी इन मुद्दों पर बात करती है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो इसकी विशेषता यही है कि ये क्या करता है, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, किन किन क्षेत्रों में जो है वह प्रगति कर रहा है, ये तमाम चीज़ें दिखती है। उदाहरण में रवि को जो है गणित में 70% अंक मिले, ठीक बात है। एचपीसी दृष्टिकोण में केवल 70% नहीं देखा जाएगा, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि वह क्या समस्या समाधान कैसे करता है, तर्क कैसे प्रस्तुत करता है, समूह में कैसे काम करता है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है, और स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को एचपीसी में देखा जाता है। एचपीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब हम बात करेंगे आगे, गणित में जो है मूल्यांकन के अच्छे प्रश्न कैसे हो सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो आप मूल्यांकन के लिए कैसे प्रश्न तैयार करेंगे। कमज़ोर प्रश्न आप पूछेंगे, जैसे 2+3, तो बालक झट से बताएगा, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का कोई जो है यहाँ पर सामंजस्य नज़र नहीं आएगा। बेहतर प्रश्न आप इसी को पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं और मित्र के पास 3 पेंसिल दी। जो है तुम्हारे पास जो है यहाँ पर 2 पेंसिल है और मित्र ने 3 पेंसिल आपको और दे दी,
कुल कितने पेंसिल हुई, चित्र बनाकर समझाओ। तो ये क्या है? ये तरीका आपके स्तर को मापता है, समझ, प्रतिनिधित्व और तर्क को। तो ये चीजें हैं। अब बात करेंगे गणित में जो है एरर एनालिसिस को समझते हैं। बच्चे की गलती या केवल गलत उत्तर मानना उचित नहीं है। बालक क्या कर रहा है? प्रश्नों को बना रहा है तो उसमें गलतियां कर दे रहा है। तो इसको ऐसा नहीं मानना है कि उसका ये गलत उत्तर ही केवल है। आपको ये सोचना होगा कि गलती उसके सोचने के तरीके के बारे में भी जानकारी दे रही है कि बालक किन हिसाब से चीज़ों को सोच रहा है और समझ रहा है। तो ये है उदाहरण में, जैसे हम 52 + 28 करें तो 36 शिक्षक पूछ सकता है कि तुमने यह उत्तर कैसे निकाला। बच्चे की प्रक्रिया देखकर पता चलेगा कि समस्या कहाँ है बालक में। इसलिए गणित में त्रुटि विश्लेषण निदानात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि कारण को पता कर रहा है। निदान मतलब अभी हमने डायग्नोस को बताया पूरी डिटेल में कि कारणों को पता करेगा इससे। अब हम डायरेक्ट वन लाइनर पर पहुंचेंगे, क्वेश्चन पर। निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने की कठिनाई को पहचान लगाना। डायग्नोस का अर्थ है कठिनाई का निदान करना, ये ध्यान रखना है, कठिनाई का निदान करना, ठीक बात है। उपचारात्मक शिक्षण है पहचानी गई सीखने की कठिनाई को दूर करने वाला शिक्षण को उपचारात्मक कहते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। सीसी का पूरा नाम अभी हमने बताया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सीसी का अर्थ सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ होता है नियमित या लगातार, कह सकते हैं। कंटिन्यूअस व्यापक का अर्थ होता है विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है सीखने में सुधार और समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है एक अवधि के अंत में आपने कितना प्रगति किया है उसको आंकना। अगला अगर हम देखें तो गणित में बच्चे की गलती उसके सोचने की प्रक्रिया की जानकारी दे सकती है। एरर एनालिसिस का अर्थ है त्रुटियों का व्यवस्थित विश्लेषण। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित होती है। उपचारात्मक शिक्षण से पहले कठिनाई का निदान आवश्यक है। पुनर्मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जांचता है। पीयर ट्यूटोरियल सहपाठी सहायक प्रमुख होती है। गतिविधि आधारित जो है शिक्षण विद्यार्थी करके सीखते हैं। गणित में ठोस सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता करता है। अबेकस का प्रयोग संख्या स्थान मूल्य समझने के लिए किया जाता है। गणितीय मूल्यांकन में केवल सही उत्तर नहीं प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। निदानात्मक परीक्षण सामान्यतः विशेष कठिनाइयों पर केंद्रित है। उपचारात्मक शिक्षण लक्ष्य अधिगम अंतराल कम करता है। सीसी में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं और समेटिव को कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एचपीसी का पूरा नाम है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एचपीसी विद्यार्थी के समग्र विकास पर जोर देता है। समग्र मूल्यांकन में केवल अंक ही पर्याप्त नहीं होते हैं और चीज़ें देखी जाती है। अवलोकन मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण तकनीक है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्य के प्रगति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। रूब्रिक्स मूल्यांकन के मापदंड और प्रदर्शन स्तर स्पष्ट किए जाते हैं रूब्रिक्स में। सेल्फ असेसमेंट विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन करता है कि हमने कितना सीखा। पीयर असेसमेंट विद्यार्थी के साथ ही मूल्यांकन करते हैं कि वह कितना सीखा। फीडबैक का उद्देश्य है शिक्षा में सुधार देना। प्रभावी फीडबैक समय पर और स्पष्ट होना चाहिए। निदानात्मक मूल्यांकन पूर्व ज्ञान की जांच उपयोगी है। गणित में कॉन्क्रीट सामग्री अमूर्त अवधारणाओं समझने में स्पष्ट मिलती है। चित्रात्मक निरूपण गणितीय समझ को मजबूत कर सकता है। खुली इंडेड समस्याएं गणित तत्व को बढ़ावा दे सकती है। ओपन इंडेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। गणितीय मूल्यांकन में जो है समस्या समाधान क्षमता महत्वपूर्ण है। उपचारात्मक शिक्षण में एक ही विधि सभी विद्यार्थियों पर लागू करना आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की जानी चाहिए। छोटे समूह में उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी हो सकता है। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम आगे की शिक्षण योजना प्रभावी करता है। पुनः शिक्षण यानी कि रीटीचिंग उपचारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले तो टीचिंग कर चुके हैं आप, निदान किए तो उपचार किए हैं, तबे तो रीटीचिंग यानी फिर से पढ़ा रहे उसे। गणितीय अवधारणा की गलत समझ को
मिसकॉन्सेप्शन कहा जाता है। केवल अधिक गृह कार्य देना हमेशा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। मूल्यांकन को सीखने के लिए उपयोगी करना असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अच्छा गणितीय मूल्यांकन विद्यार्थी के तर्क और समझ को पहचानता है। निदान, उपचार, मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख चक्र है। आइए अब प्रश्नों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, निदानात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कठिनाई का कारण का पता लगाना। निदानात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाई उनके परिणामों को पहचान करता है। कई बार बता चुके, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद सामान्यतः किया जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बात है। समस्या पहचानने के बाद उसे दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग करवाया जाता है। सीसी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सीखने में सुधार करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान फीडबैक के देकर सहायता करता है। ये क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। पाँचवा है 1/2, 2/4 अवधारणा में अंतर नहीं समझता तो सबसे उपयुक्त उपचारात्मक तरीका क्या है? ठोस वस्तुएं चित्रों से समझाना। सी ऑप्शन, विभिन्न यहाँ पर भिन्न की अवधारणाओं को वस्तु एवं चित्रों द्वारा अनुभव कराना अधिक प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण है। गणित में जो है विद्यार्थी गलतियों का विश्लेषण कहलाता है। एरर एनालिसिस, ए ऑप्शन। एरर एनालिसिस से जो है विद्यार्थी की सोच और मिसकॉन्सेप्शन को समझने में सहायता मिलती है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के समग्र विकास को दर्शाना। एचपीसी विद्यार्थी के विभिन्न क्षमताओं और विकास के पक्षों को समग्र रूप से देखने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? तो निदानात्मक जानकारी पर आधारित होना चाहिए। पहले समस्या का सही निदान यानी जानकारी लेना चाहिए, कहाँ समस्या है, फिर उसी के अनुसार उपचार दिया जाएगा। बच्चों ने उत्तर कैसे निकाला, यह पूछना किसके लिए उपयोगी है? तो यह पूछना उपयोगी है उसकी सोचने की प्रक्रिया के लिए। गणित में प्रक्रिया जानना शिक्षक विद्यार्थी की अवधारणा को त्रुटि को पता लगा सकता है। अगला है, निम्न में कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण कक्षा गतिविधि के दौरान फीडबैक, सीखने के दौरान दी गई गतिविधि और फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बाकी ये सभी समेटिव असेसमेंट है। बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अंतिम प्रमाण पत्र, तमाम चीज़ें। रेमेडियल टीचिंग का अर्थ क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा निदानात्मक मूल्यांकन का भाग है? निदानात्मक मूल्यांकन का भाग है क्या करना? केवल प्रमाण कठिनाई की पहचान करना निदानात्मक मूल्यांकन का भाग है। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मूल कार्य है सीखने की कठिनाई को पहचानना। गणित में अबेकस का प्रयोग मुख्यतः सहायता करता है संख्या स्थान मूल्य की समझ के लिए। पीयर असेसमेंट में क्या होता है? विद्यार्थी अपने साथी का कार्य को मूल्यांकित करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं, कितना सीखा है उसका दोस्त। सेल्फ असेसमेंट यानी कि अभिभावक द्वारा मूल्यांकन, ये क्या है? विद्यार्थी द्वारा स्वयं मूल्यांकन। सी ऑप्शन हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के बाद करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण के बाद क्या करना चाहिए? तो निदानात्मक के यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के बाद जो है पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, फिर से मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखना है। जो है पुनर्मूल्यांकन से पता चलता है कि उपचारात्मक शिक्षण कठिनाई वास्तव में दूर हुई या नहीं। गणित में केवल सही उत्तर देने के बजाय जो है किस पर ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया। सीसी में कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है? व्यापक, विकास के विभिन्न पक्षों का आकलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण की अच्छी रणनीति है? कठिनाई के अनुसार अलग सहायता देना, ये उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति है। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी के विशेष आवश्यकता और कठिनाई के अनुसार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम कौन सा है? पहले क्या करेगा? उपचार करेगा, निदान करेगा, पुनः मूल्यांकन। यहाँ पर क्या है? निदान करेगा शुरू में, ठीक है। निदान करेगा, उपचार करेगा, पुनः मूल्यांकन करेगा, तो बी ऑप्शन। निदान, उपचार और पुनः मूल्यांकन। कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन देख लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तमाम चीज़ें कीजिए, जहां तक भी संभव हो शेयर कीजिए। डायग्नोस्टिक की बात करें, कठिनाई को पहचानना, रेमेडियल कठिनाई को दूर करना। डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडियल होता है, रेमेडियल के बाद रीअसेसमेंट होता है। सीसी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव सीखने में सुधार है। समेटिव अवधि के अंत में उपलब्धि देता है। एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। एरर एनालिसिस विद्यार्थी की त्रुटि और सोच विश्लेषण है। गणित में
उत्तर के साथ प्रक्रिया और तर्क महत्वपूर्ण है। त्रिक देखें, गलती देखो, कारण खोजो, उपचार करो और फिर जांचो। यह जो है पूरा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की मूल अवधारणा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।